इमेजिन करो एक ऐसा घर जिसमें जो लोगों की इनकम है वो बहुत कम है। पूरा घर लिटरली सिर्फ उधारी पे चलता है। लेकिन जब उस घर के मालिक डिसाइड करते हैं कि अब से नए कपड़ों पे खर्चा नहीं होगा, महंगे खाने पे खर्चा नहीं होगा, बल्कि उस पैसे को एक दुकान खरीदने में लगाया जाएगा क्योंकि फ्यूचर में इनकम बढ़ सके। बजट 2026 भी एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आज हमें खुश करने की जगह फ्रीबीज नहीं देगी, बल्कि वो पैसा फैक्ट्रीज और रोड में लगाएगी। और आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे के बजट एक हार्ड रीसेट है। सो आज हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस बजट का जो कोर थीम है वो कभी भी पॉपुलिज्म मतलब जनता को खुश करना था ही नहीं। इट इज ऑलवेज प्रूडेंस, मतलब बेसिकली समझदारी से पैसे को बचाना। गवर्नमेंट ने क्लियर सिग्नल दिया है कि वो अब कंजम्पशन लेड ग्रोथ को बूस्ट नहीं करेगी, आर्टिफिशियली इकोनॉमी को बूस्ट करने की ट्राई नहीं करेगी, विच इज बेसिकली अनसस्टेनेबल। उसकी जगह वो एक मोर सस्टेनेबल और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच को फॉलो करेंगे। एंड एज एनालिस्ट हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी वॉलेटाइल चल रहा है अभी। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर है, वॉर की सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से सप्लाई चेन टूटी हुई है। ऐसे बैकड्रॉप में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट को 4.3% टारगेट करना कोई भी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी है। अब तुम सोचोगे कि फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली होता क्या है, तो एकदम सिंपल भाषा में तुम्हें बताऊं, जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है और जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम डेफिसिट कहते हैं। जब भी खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है उसी को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। लेकिन अभी तक बेसिकली ये हो रहा था कि हर बार गवर्नमेंट नया लोन लेती जा रही थी, लेकिन इस बार इन लोगों ने डिसाइड किया है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की जगह सेविंग्स बढ़ाने पे फोकस कराए, जिससे हमारे ओवरऑल खर्चे, ओवरऑल डेट कम हो सके और फ्यूचर में हम ज्यादा बेटर सस्टेन कर सके। सो आज के डीप डाइव में हम हेडलाइंस को स्किप करेंगे और कोर फंडामेंटल से बात करेंगे। ये जो बातें करी जा रही है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं निकाला गया है, इसका एग्जैक्टली कोर फंडामेंटल क्या है और गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली ऐसे डिसीजंस क्यों लिए हैं। ये जो बजट है कोई सिंगल पर्सन नहीं बनाता है, इसको बनाने के लिए लिटरली बहुत सारे लोग दिन रात की मेहनत करते हैं एंड देन दे कम टू डिसीजंस लाइक दिस, जो काफी प्रोफेशनल्स हैं। तो आज हम इसी चीज को क्रैक करने की कोशिश करेंगे कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उनका विजन क्या है और अगले कुछ आने वाले सालों में उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। Pillar 1 of this budget is the macro fiscal framework and the quality of expenditure। सबसे पहले नंबर्स की क्वालिटी पर बात करते हैं। टोटल बजट का साइज लगभग 53.5 लाख करोड़ के आसपास का है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये सिर्फ एक बड़ा नंबर है, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट के लिए क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, बेसिकली ये पैसा एग्जैक्टली कहाँ खर्च हो रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। सो हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि जो भी इंडियन बजट्स हैं वहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन 2026 में हमने एक काफी बड़ा शिफ्ट देखा है टूवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज ऑल्सो कॉल्ड केपेक्स। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग में तुम्हें ये बता देता हूँ कि दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो ऐसे ही नॉर्मल सैलरीज में चले जाते हैं, जैसे सैलरीज हो गई, पेंशंस हो गई, जो हमारी आर्मी है, जो उनका डिफेंस है, या इतना सारा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है इनकी सारी सैलरीज, ये सब आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। नाउ ऑन दी अदर हैंड पब्लिक एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो एक्चुअली कुछ चीजें बिल्ड करने में लगाए जाते हैं, जैसे घर, फैक्ट्रीज, मशीनरी या कुछ भी ऐसा हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है वो लगभग 12.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट बड़ा पोर्शन होता है। ये बेसिकली दर्शाता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को भी अब प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर मानती है और इस पे भी पैसा खर्च करने को रेडी है। यहाँ एक सिंपल लॉजिक काम करता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं फिस्कल मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर सरकार तुम्हें ₹1 फ्रीबीज यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा करती है तो इकोनॉमी में सिर्फ 90 पैसे की डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन अगर वो ₹1 रोड पे, फैक्ट्रीज पे या बिल्डिंग खड़ा करने पे लगाए तो इकोनॉमी को 2.5 से लगभग ₹3 तक का एक्सपेंडिचर या इनकम बूस्ट मिलता है। तो इकोनॉमी को लगभग ₹2.5 से लेकर ₹3 तक ग्रो करती है। लेकिन अगर ये सेम पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया जाए, मतलब बिल्डिंग्स खड़े करने पे या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, तो वो ₹1 का जो आउटपुट है वो हमें मिलता है लगभग 2.5 से ₹3 तक का। इसका बेसिकली मतलब ये है कि गवर्नमेंट आज का कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रही है, आज की फ्रीबीज सैक्रिफाइस कर रही है, क्योंकि हमारा फ्यूचर बेटर हो सके एंड फ्यूचर में हमारे पास कैपेबिलिटी हो ज्यादा पैसे कमाने की। लेकिन यहाँ पे एक क्रिटिकल कंस्ट्रेंट भी आता है, वो है डेट सर्विसिंग, मतलब बेसिकली पुराना पैसा या पुराना उधार चुकाना। इसी चीज को हम कहते हैं डेट सर्विसिंग। बजट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 26% हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। मतलब हमने जो पुराना लोन लिया था उसकी किस्तें भरने में ही हमारा 26% जा रहा है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये वही बात हो गई कि तुम्हें सैलरी मिलती है और तुम अपनी सैलरी का लगभग 25 हिस्सा पुरानी EMIs चुकाने में ही निकाल देते हो। जब इतना पैसा इंटरेस्ट में ही चला जाएगा तो नया काम करने के लिए जो पैसा बचेगा वो काफी कम होगा। इसलिए 4.3% फिस्कल डेफिसिट टारगेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लिटरली रोड मैप है कि कैसे हम फ्यूचर में अपनी EMIs तो कम कर सके ताकि आने वाले सालों में डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ज्यादा फंड्स हो। अब हम बात करते हैं पिलर नंबर 2 की,
इस बजट का सबसे इंटेलेक्चुअल और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें दिखा है। अब तक मेक इन इंडिया का फोकस सिर्फ वॉल्यूम पर था। हम चाहते थे कि मोबाइल फोन्स इंडिया में असेंबल हों, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और बजट एलोकेशन अब वैल्यू कैप्चर की बात कर रहा है। वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू कैप्चर में क्या डिफरेंस है तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये मानो दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग एक स्माइल कर्व जैसी होती है। इस कर्व के दोनों एंड्स पे डिजाइन मतलब R&D होता है। सबसे पहली चीज ये समझो, दुनिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमेशा एक स्माइल कर्व में होती है। इसका क्या मतलब होता है? स्माइल कर्व के जो दोनों एंड होते हैं, एक होता है R&D विच बेसिकली मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का इनोवेशन करना, उसको फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में लाना। दूसरा एंड होता है सेल्स, जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइनली एक कस्टमर को बेचा जाता है। और जो प्रॉफिट होता है वो दोनों एंड्स पे होता है, बोथ R&D पे और बोथ सेल्स पे। लेकिन जो सबसे कम प्रॉफिट या सबसे कम मार्जिन वाला धंधा होता है, जो पूरा बीच का हिस्सा होता है, विच बेसिकली इज मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, वो सबसे कम मुनाफा, सबसे कम प्रॉफिट वाला पार्ट होता है। इंडिया अब तक इस बॉटम कर्व में फंसा हुआ था। हम फैक्ट्री के मजदूर थे, फैक्ट्री के मालिक नहीं। बजट 2026 इस नैरेटिव को चेंज करने में काफी हेल्प कर रहा है और इसी चीज की कोशिश कर रहा है थ्रू स्कीम्स लाइक बायोफार्मा शक्ति एंड सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। बायोफार्मा इसलिए बिकॉज इंडिया लिटरली दुनिया का फार्मेसी है। हम ग्लोबल वॉल्यूम का 20% जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करते हैं, लेकिन ग्लोबल वैल्यू का सिर्फ 3% ही कैप्चर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जेनरिक ड्रग्स कमोडिटीज है। इसका बेसिकली ये मतलब है, अगर दुनिया में 100 मेडिसिन बिक रही है तो उसमें से 20 इंडिया बेच रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट की बात आती है तो पूरे प्रॉफिट या पूरा रेवेन्यू का सिर्फ 2 से 3% ही इंडिया के पास है। हम बेच 20% रहे हैं, लेकिन तब भी जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 3% है, क्योंकि आज भी इंडिया जेनरिक ड्रग्स बेच रहा है, विच बेसिकली मीन्स सस्ती दवाइयाँ। असली वैल्यू बायोसिमिलर और कैंसर ड्रग्स में है। बजट में एलोकेटेड है 10,000 करोड़ रुपीस स्पेसिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये एक अटेम्प्ट है लो मार्जिन वॉल्यूम प्लेयर से हाई मार्जिन इनोवेटर बनने का। सेम लॉजिक सेमीकंडक्टर पर भी अप्लाई होता है। पहले फोकस ATMP पे था, विच बेसिकली मींस चिप पैकेजिंग। इंडिया बस चिप्स पैक करता था, लेकिन अब फोकस डिजाइन इकोसिस्टम पर शिफ्ट हो रहा है। इंडिया के पास दुनिया का 20% चिप डिजाइन टैलेंट है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज US या ताइवान की कंपनीज ओन करती है। बजट इंसेंटिव्स अब इंडियन IP क्रिएशन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब ये बजट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैकेजिंग नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बेसिकली ब्रेन होता है उसको कैप्चर करना है, जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ये शिफ्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इंडियन लोग हमेशा मजदूर बन के रह जाएंगे और जो मेन IQ है, मेन प्रॉफिट्स है, वो हमेशा कोई और दूसरी बाहर की कंपनी ले जाएगी। अगला बड़ा स्ट्रेटेजिक पिलर है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स। अक्सर लोग इसे सिर्फ माइनिंग सेक्टर से जोड़ते हैं, लेकिन ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है। आज की डेट में क्लीन एनर्जी which basically includes EVs, wind energy, turbines और defense tech which basically includes missile and drones, ये सब कुछ रेयर अर्थ मैग्नेट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का डोमिनेंस आज माइनिंग में 60% है, लेकिन तब भी उनका जो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग है वो 90% से ज्यादा है। बजट 2026 में क्रिटिकल मिनरल मिशंस और कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन का अनाउंसमेंट एक डायरेक्ट जियोग्राफिकल मूव है। उड़ीसा, केरला और तमिलनाडु में डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का प्लान किया जा रहा है, जो एक्सट्रैक्शंस के लिए नहीं बल्कि मिड स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए है। गवर्नमेंट के बात क्लियरली समझ चुकी है कि अगर हम सिर्फ रॉ प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करते रहेंगे और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो ये हमें इवेंचुअली बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल बना देगा। कैपिटल गुड इंपोर्ट पर ड्यूटी हटाना प्रोसेसिंग प्लांट्स की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए है। ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, लेकिन 2030 तक इंडिया की एनर्जी, सिक्योरिटी और डिफेंस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एंड दिस विल बी द बैकबोन ऑफ इट। जो पिलर 4 है उसका जो मेन फोकस है वो है MSMEs पे। MSMEs का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एड्रेस करना, लेकिन इस बार एक नए अप्रोच के साथ। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट MSMEs को बचाने के लिए सब्सिडीज दे रही थी, जिससे इवेंचुअली अगले 1-2 साल के लिए तो सब खुश हो जाते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं आता था। लेकिन इस बजट ने क्रेडिट मार्केट फॉर्मलाइजेशन का रास्ता चुना है। इंडिया में MSMEs की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब ये होता है हाथ में पैसा होना। और जब बड़ी कंपनीज 3-4 महीने के लिए छोटे वेंडर्स का पैसा ऐसे अटका देती है, तो इनकी वजह से ना ये प्रॉफिटेबिलिटी ढंग से अचीव कर पाते हैं और ना ही अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं। इसलिए बजट में ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम करके एक प्लेटफॉर्म को मैंडेटरी एक्सपेंशन किया है और उसमें 10,000 करोड़ रुपीस का क्रेडिट गारंटी फंड अनाउंस किया है। अब मैं तुम्हें सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ कि पूरा सिस्टम काम कैसे करने वाला है। ट्रेड्स बेसिकली एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां एक MSME अपने पक्के बिल इनवॉइस लेके बैंक के पास जा सकता है और उसको इंस्टेंटली कैश मिल जाएगा, लेकिन थोड़े डिस्काउंट पे। लेकिन बैंक को भी डर लगता है कि यार मैं पैसा दे तो दूंगा, लेकिन अगर मेरे पैसे डूब गए तो क्या करूंगा। इसलिए गवर्नमेंट ने गारंटी फंड अनाउंस किया कि तुम लोन दो और अगर पैसा डूब जाता है तो फिर हम उसकी किस्तें भर देंगे। ये कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की तरफ एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और मैं बता रहा हूँ, अगर ये प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया, सही से एग्जीक्यूट हो गया, तो हम MSME सेक्टर्स में एक मैसिव फॉर्मलाइजेशन वेव देखेंगे, जहाँ पे ये बिजनेस काफी रैपिडली ग्रो करेंगे।
पिलर 5 द एफएनओ एंड टैक्स नैरेटिव। फाइनली हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं जिसने लिटरली पूरे मार्केट सेंटीमेंट्स को हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी बढ़ चुका है। बेसिकली जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उनकी सेलिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, जिससे एज एफएनओ ट्रेडर्स लोगों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी करना और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको टैक्सेस थोड़े और ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्या है। सर्वे इंडिकेट करता है कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें सेविंग्स तो बढ़ रही है, लेकिन वो प्रोडक्टिव एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बजाय स्पेकुलेटिव ग्रेड एसेट्स में जा रहा है। बेसिकली सट्टा और गैम्बलिंग की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। जब इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेशली यूथ एक जीरो सम गेम खेल रहा हो, मतलब अपना कैपिटल और टाइम दोनों लगा रहा हो, लेकिन तब भी उससे कुछ कंट्रीब्यूट ना हो रहा हो, तो ये गवर्नमेंट के लिए काफी कंसर्निंग हो जाता है। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपली ये था कि एफएनओ को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो इंश्योरेंस के लिए किया गया था, हेजिंग के लिए किया गया था। लेकिन आजकल लोग क्विक मनी बनाने के लिए सट्टा लगाने लग गए हैं एफएनओ पे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे। लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था, अगर हम कॉस्ट ऑफ स्पेकुलेशन मतलब सट्टा लगाने की प्राइस ही बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करे, लोग 2 बार और सोचें बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी। और यही मेन रीजन था गवर्नमेंट ने कि प्राइसेस इंक्रीज करी, क्योंकि वो लोग जिनकी इनकम कम है वो इसमें एंट्री ना करे और अपने पैसे ना गवा दे, और दूसरी तरफ जिनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है मार्केट्स की, फ्यूचर्स ऑप्शंस की, हेजिंग की, वही लोग इस मार्केट में एंटर करें और पार्टिसिपेट करें। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, की एक बेसिकली स्पीड ब्रेकर है ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन को डिस्करेज किया जाए और वो अपना पैसा कैपिटल प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाएं, जिससे इकोनॉमी में वो पैसा फ्लो करें, ना कि एक जीरो सम गेम में। टैक्सेशन फ्रंट पर मिडिल क्लास के लिए सिग्निफिकेंट रिलीज ना होना एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो गवर्नमेंट ने लिया है। कंजम्पशन डेटा वीक होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो टैक्स कट करके स्टिमुलस देने की जगह सप्लाई साइड की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करेंगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से लो इन्फ्लेमेशन रहेगा, विच इज द बेस्ट टैक्स कट अ पर्सन कैन एवर गेट। अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहा और इन्फ्लेशन 4% के नीचे आ जाती है तो लोगों की रियल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो नाउ टू कंक्लूड, बजट 2026 टू 2027 को अगर हम समराइज करें तो ये कोई इलेक्शन बजट नहीं है, ना ही ये कोई फील गुड बजट है कि जिसको देखते ही तुम्हें मजा आ जाएगा। ये एक फाउंडेशन बजट है फॉर द फ्यूचर ईयर्स, फॉर द अपकमिंग इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट किया है और लॉन्ग टर्म गेन पे फोकस किया है। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज कम करके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कम हो। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में वॉल्यूम के बजाय वैल्यू चुना, क्योंकि फ्यूचर में टेक वॉर्स में हम भी कॉम्पीट कर सके। एज इन्वेस्टर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स हमारा टेक अवे यही रहना चाहिए कि ये जो बजट है ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है और ओवरऑल एफिशिएंसी बेटर करने के लिए। ये बजट एक क्लियर रोड मैप दे रहा है दैट द एरा ऑफ इजी मनी इज ओवर एंड द एरा ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू क्रिएशन हैज बिगन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चंस या आर्ग्यूमेंट्स है देन प्लीज पोस्ट देम डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।